हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस पर डाल लीजिएगा। तो आज का जो सेक्शन है उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है। ठीक है, तो ये जनरल रूल है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब प्रपोज़ल होता है और उस प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है। जब किसी एक व्यक्ति ने प्रपोजल दिया और दूसरे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, तब इन लोगों के बीच हो जाता है प्रॉमिस। तब यहाँ पे एक प्रॉमिस बन जाता है। और इसी एक्सेप्टेंस में, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में जब कंसीडरेशन ऐड हो जाता है तो यहाँ पे बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, तो जनरल रूल है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, मतलब शून्य होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, और यहीं पे जब इस एग्रीमेंट में, जब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट जो है वो भी तो वैलिड होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं हुआ तो वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल ही नहीं हो पाएगा। तो अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं हो पाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कौन से एग्रीमेंट होते हैं ये हम लोगों को बताता है सेक्शन 10। ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले के भी सारे सेक्शन कवर हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेक्शन 25 देख रहे हैं, जो कि बात करता है कि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन 25 में आगे कुछ इसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विदाउट कंसीडरेशन भी कुछ एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। वो कौन से एग्रीमेंट होंगे वो हम लोग इसी सेक्शन 25 में देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देखें अगर, तो हेडिंग हम लोगों को बताती है कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड होता है। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा अनलेस इट इज़ इन राइटिंग, या फिर वो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, और या फिर किसी व्यक्ति ने दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है उसे कंपनसेट करने का कुछ ऐसे काम के लिए जो दूसरे व्यक्ति ने कुछ उसके लिए करा हो। ठीक है, पास्ट में किया हो, पास्ट कंसिडरेशन मान लीजिए, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस मान लीजिए, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस आपने करा है एग्रीमेंट में कि ऐसी कर्ज को चुकाने का प्रॉमिस किया है, ऐसे डेप्थ को चुकाने का प्रॉमिस किया है जो कि लिमिटेशन एक्ट में वो बार हो चुकी है। अभी डिटेल में समझेंगे, तो आप परेशान मत होइए, हर क्लॉज को हम लोग डिटेल में समझेंगे और अभी इसमें केस लॉ भी देखेंगे। ठीक, तो क्लॉज 1 बोलता है सेक्शन 25 का कि कोई भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25 बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना वॉइड है। ठीक है, लेकिन आगे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे ये जितने क्लॉज है इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कब कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड रहेगा। तो सेक्शन 25 का क्लॉज 1 4 रिक्वायरमेंट्स बताता है, जिसमें कोई भी एग्रीमेंट अगर उसमें ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं तो विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा। तो कौन से रिक्वायरमेंट्स है? पहला तो है कि जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये पहला इसका वैलिड, मतलब पहला पॉइंट है, पहला ग्राउंड है कि सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 का पहला ग्राउंड है कि ये एग्रीमेंट जो आपने करा है विदाउट कंसिडरेशन वो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी लॉ में जो कि उस टाइम चल रहा हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी हो वहाँ पे उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपने रजिस्टर करा लिया। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट है वो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए। मतलब वो जो पार्टीज़ के बीच जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार और स्नेह है। ठीक, जैसे डॉटर और फादर का रिलेशन, सन और फादर का रिलेशन, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स, ये ऐसे रिलेशन होने चाहिए जिसमें लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम उसमें लव और अफेक्शन होना चाहिए, और साथ ही उन लोगों के बीच नियर रिलेशन होना चाहिए। लव एंड अफेक्शन का मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लव एंड अफेक्शन में नियर रिलेशन होना चाहिए, आप लोगों के बीच कोई पास का संबंध होना चाहिए। माता पिता हो गए, दादी बाबा पोते के बीच में कोई संबंध हो गया कि दादी ने पोते से कहा कि हम तुम्हें इतना ये देंगे, जो भी एग्रीमेंट किया, और उसको पोते ने रजिस्टर्ड करा लिया और राइटिंग में ले लिया। ठीक है, राइटिंग में ले लिया फिर रजिस्टर करा लिया, तो वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड रहेगा। इसको इलस्ट्रेशन से अगर हम लोग देखें, ये इसका इलस्ट्रेशन बी, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन, बी रेस 1000
ए पुट्स हिज प्रॉमिस बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि ए जो कि फादर हैं वो नेचुरल लव और अफेक्शन में अपने बेटे को 1000 रुपये देने का प्रॉमिस करते हैं, और उनका बेटा उसने क्या करा, मतलब उसका जो बेटा है उसको नहीं लग रहा था कि हाँ वो पापा 1000 रुपये देंगे, तो जो इसके पापा हैं बेटे के, उसने ये चीज़ राइटिंग में लिख दी और उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। अब ये जो एग्रीमेंट हो गया, इसमें क्या सारे पॉइंट्स हैं, लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड भी है, और दोनों के बीच नियर रिलेशन भी है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैलिड एग्रीमेंट है, और वैलिड एग्रीमेंट है तो फिर इसमें सब कुछ, अगर सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 क्या क्या बोलता है, इसको आप नोट कर लीजिए कि 4 रिक्वायरमेंट्स बताता है। जो एग्रीमेंट है ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 की रिक्वायरमेंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में, ठीक है, लिखित होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। पहला राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि एक है इनमें से कोई रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं, सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। राइटिंग में भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट है वो लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए। मस्ट बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल लव और अफेक्शन भी होना चाहिए। और साथ में चौथा रिक्वायरमेंट क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा होना चाहिए कि जो पार्टीज़ हैं उनमें नियर रिलेशन होना चाहिए। तो पार्टीज़ के बीच जो पार्टीज़ हैं उनमें नियर रिलेशन होना चाहिए। तो सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है, और जो पार्टीज़ हैं वो जब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उनमें लव और अफेक्शन है, ठीक है, और साथ ही नियर रिलेशन भी है। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं एक एग्रीमेंट में, ये सारे ग्राउंड्स हैं उस एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसीडरेशन। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा इलस्ट्रेशन, यहाँ फादर ने तो 1000 रुपये दिया, पर सन ने इसके वाले कुछ नहीं करा ना, कोई कंसीडरेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये विदाउट कंसीडरेशन वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे लव एंड अफेक्शन में हुआ है। जो यहाँ पे बी वाला है ये लव एंड अफेक्शन में हुआ है, और राइटिंग में भी फादर ने करा दिया, उसको रजिस्टर्ड भी करा दिया, और इन लोगों के बीच एक नियर रिलेशन भी है, पिता और पुत्र का, ठीक है। तो ये फिर जो हो गया वैलिड। अब इसको एक केस लॉ से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है केस लॉ। तो केस लॉ है राजलुकी डाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। इस केस में जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और मैं तुम्हें हर महीने एक अमाउंट दूंगा, एक इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए पैसे दूंगा हर महीने, ठीक है, एक अमाउंट जो भी उनके में फिक्स्ड हुआ, ठीक है। तो और फिर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हर महीने अमाउंट देना स्टार्ट कर दिया। फिर हस्बैंड ने कुछ महीनों बाद वो पैसे देना बंद कर दिया। अब यहाँ पे वाइफ ने जब केस करा हस्बैंड के ऊपर, तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड करा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ इन लोगों के बीच विदाउट कंसिडरेशन का जो एग्रीमेंट था, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लव एंड अफेक्शन नहीं है। इसमें जो ये अलग रहने की बात है कि तुम मुझसे अलग रहो, यहाँ पे कोई लव एंड अफेक्शन नहीं है। जिस टाइम ये एग्रीमेंट हो रहा है उस टाइम इनमें कोई लव एंड अफेक्शन नहीं, बल्कि क्वारल है, इन लोगों के बीच लड़ाई है। तो यहाँ पे लव एंड अफेक्शन ना होने के कारण विदाउट कंसिडरेशन ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये सारे पॉइंट अगर नहीं है एग्रीमेंट में तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई भी एक पॉइंट भी एब्सेंट है तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लव एंड अफेक्शन नहीं था, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 बात करता है कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। अब प्रॉमिसर के लिए प्रॉमिसी ने, प्रॉमिसर कौन होता है? जिसने प्रॉमिस किया, और प्रॉमिसी जिससे प्रॉमिस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉमिसर के लिए प्रॉमिसी ने पास्ट में कोई ऐसा काम किया है जिसके बदले एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको कुछ दूंगा, ठीक है, इस काम के बदले जो भी अमाउंट होगा वो दूंगा। तो अगर ऐसा कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस किसी ने करा है, दिया है, और उसके बदले दूसरा व्यक्ति उसको कंपनसेट करना चाहता है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। एग्जांपल से समझे तो इसका एग्जांपल है, तो इसका इलस्ट्रेशन सी, ए फाइंड्स बी पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रॉमिसेस टू गिव ए रेस्ट 50। अब ए ने बी की खोई पर्स को ढूंढ के ले आया, ठीक है, मतलब ए को पर्स मिली और उसने बी को जाके दे दी। अब बी ने
जो उसने पास्ट काम करा, पास्ट सर्विस में जो अपने खुद की इच्छा से जो उसने काम करा, ए ने यहाँ पे खुद की इच्छा से उसको पर्स मिला तो उसने जाके बी को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन लोगों के बीच, यहाँ पे कंसिडरेशन तो नहीं है इसमें। ए ने जो काम किया वो पहले किया, पास्ट कंसिडरेशन था, पर और वो भी अपनी मर्जी से किया। बी ने कोई ऑफर नहीं निकाला था कि जो कोई मेरे पर्स ढूंढ के लाएगा। ए को मिली पर्स और बी ने दे दी, बी को उसने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास्ट वर्क के लिए, पास्ट जो उसने वर्क करा है, जो पहले काम कर चुका है, उसके बदले बी उसको 50 रुपये देना चाहता है अब। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या कहता है, बोलता है सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉमिस है जो कि किसी पर्सन के को कुछ कंपनसेट करने के लिए किया जा रहा है, जो वो पर्सन है जो उसने काम किया है वो वॉलेंट्री किया है, अपनी इच्छा से किया है, ठीक है, कुछ भी अपनी इच्छा से किया है, डन, मतलब वो कर चुका है, ठीक है। तो प्रॉमिसर जो भी उसको प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने का, वहाँ पे जो प्रॉमिसर का जो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा वो लीगली होगा, ठीक है, लीगली कंपेलेबल टू डू। अब यहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो लीगली उसके ऊपर उसको कंपेल किया जा सकता है, ठीक है, उस पर दबाव डाला जा सकता है, ठीक है, उसको विवश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है। अब बाद में वो नहीं कह सकता या नहीं अब हम नहीं करेंगे। ए ने उसके लिए काम करा और बी ने उसके काम से खुश होकर कह दिया कि हाँ अब मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा या 50 रुपये जो भी था तुम्हें दूंगा। अब अगर बी बाद में मुँह करता है इसको देने से, तो जो ए है इसके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 देखा और सब क्लॉज 2 देखा। अब आगे का देखते हैं। सब क्लॉज 3 बोलता है कि इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय अ पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ टू पे होली और पार्ट इन डेप्थ, ठीक है। अब सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3 बात करता है कि ऐसे देखिए, अब एक ए और बी के बीच, अब ये मान लीजिए ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है, ये मान लीजिए ये 50,000 ए ने बी को उधार दिए, ठीक है। अब उधार वसूलने का लिमिटेशन एक्ट में पीरियड 3 साल था, ठीक है, ये 3 इयर्स का था। अब ए ने बी को 50,000 रुपये उधार दिए और बी ने इसके 50,000 इसको वापस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए के पास टाइम पीरियड था कि वो 3 साल के अंदर लिमिटेशन एक्ट में, कि 3 साल के तक, जब तक जैसे इसने उधार नहीं चुकाया जब से, उससे 3 साल तक वो बी पे केस कर सकता था ये, ठीक है। पर लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इन लोगों में दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ, ए ने बी से दोबारा एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है लिमिटेशन एक्ट में तो निकल चुका है पीरियड, अब तुम तो मुझ पे केस कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी पे केस कर नहीं सकता, ठीक। तो अब बी ने कहा ठीक है अब तुम मुझ पे केस तो नहीं कर सकते और लिमिटेशन पीरियड तो निकल चुका है, ठीक है, तब भी मैं तुमसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 50,000 के बदले अब 25,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है, ये 25,000 रुपये दे दूँगा, ठीक। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ इन लोगों के बीच, अब ये नया एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो गया था ये तो लिमिटेशन एक्ट में बार्ड हो चुका था, लिमिटेशन एक्ट अब इसको अलाउ नहीं करता कि वो एक केस करे बी के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, जहाँ बी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 50,000 तो नहीं 25,000 लौटा दूंगा, तो ये 25,000 देने के लिए अब यहाँ पे ये बी बाउंड है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो कि लिमिटेशन एक्ट डेप्थ चुकाने का है, ठीक है, उधार चुकाने का है, कर्ज चुकाने का है, जो कि लिमिटेशन एक्ट में बार हो चुका है, जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा रहा है, वो आप लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। और उनके बीच नया एग्रीमेंट अगर हुआ है उस डेप्थ को चुकाने का, ठीक है, उस उधार को चुकाने का अगर नया एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे ये विदाउट कंसिडरेशन ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि ये एक डेप्थ चुकाने का एग्रीमेंट है जो कि लिमिटेशन एक्ट में बार हो चुका है टाइम लैप्स होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने तीनों क्लॉज देखे सेक्शन 25 के कि जब एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड रहता है, ठीक है। इसको एक बार समझ लेते हैं एक बार। तो सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो कि राइटिंग में है और साइन है, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए, ठीक है, और बाय अ पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ, या तो जो राइटिंग और साइन में उस पर्सन के द्वारा किया गया हो या फिर उसके एजेंट के द्वारा किया गया हो जिसने डेप्थ ले रखी है, ठीक है, जिसने उधार ले रखा है, ठीक है। या तो वो खुद ऐसा साइन करता है एग्रीमेंट और राइटिंग में लिखने के बाद साइन करता है, या फिर अपने एजेंट के द्वारा राइटिंग में लिख के साइन करता है वो पेमेंट को चुकाने का, टू पे, या तो वो पूरा पेमेंट चुकाने का या फिर उस पेमेंट का कोई पार्ट जो डेप्थ है उसका कोई पार्ट चुकाने का, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि वो 50,000 तो नहीं, अब वो 25,000 चुकाने की बात कर रहा है। यहाँ पे बी 50,000 चुकाने की बात तो नहीं कर रहा, पर 25,000 की बात कर रहा है, एक पार्ट कर रहा है, होल अमाउंट नहीं, वो एक उस अमाउंट का एक पार्ट चुकाने की बात कर रहा है।
ठीक है। टू पे होल और इन पार्ट डेप्थ ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स्ड, ऐसा जो पैसा चुकाने की बात कर रहा है जो कि जो क्रेडिटर है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि अगर वो करा, इसमें बताया कि अगर वो करा सकता तो फिर वो पूरा पैसे ले लेता ना, पर अब लॉ ऑफ लिमिटेशन में तो वो एक्ट जो इन लोगों में जो एग्रीमेंट हुआ है वो बाहर हो चुका है, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक ऐसा लॉ है जो हर रेमेडी का एक टाइम पीरियड फिक्स करता है कि तुम कब कोर्ट में जाके रेमेडी मांग सकते हो। अगर तुम्हारा कोई भी राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, तो उसका एक पीरियड डिसाइड कर चुके हैं। इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन में बताया गया है कि इतने पीरियड के अंदर तुमको कोर्ट में आना है और अपनी जो तुम्हारा राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, उसके लिए तुम कोर्ट में आके केस कर सकते हो। पर अगर वो टाइम पीरियड चला गया है तब तो तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है केस करने का। तो दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है तुम परेशान ना हो, तो 50,000 के बदले मैं तुमको 25,000 चलो दे दूंगा, ये एग्रीमेंट कर लिया आपने, ठीक। दूसरे व्यक्ति ने ये चीज़ राइटिंग में उसको दी और उस पर साइन कर दिया। अब ये एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर ये सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो नहीं है तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर उस एग्रीमेंट में जो हम लोगों ने सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 देखा, ये सारे ग्राउंड्स हैं, या फिर कोई ये वाला ग्राउंड्स है, कोई किसी व्यक्ति ने पहले कुछ किया उसके बदले में दूसरा व्यक्ति उसको कुछ देना चाहता है, तो वो एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा। या फिर वो जो एग्रीमेंट है वो कोई डेप्थ चुकाने का एग्रीमेंट है तो वो वैलिड होगा विदाउट कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन को हम लोगों ने समझ चुके हैं, और अगर आप एक बार फिर से देख लेते हैं तो कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन जैसे होता है कि ए और बी, हम लोगों ने कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में समझा था, ठीक है। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए अपना घर, ये अपना घर बेचना चाहता है 50,000 में, ठीक है, 50,000 में अपना घर बेचना चाहता है। अब यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, ए के लिए कंसिडरेशन ये 50,000 रुपये है और बी के लिए कंसिडरेशन ये घर है, ठीक है। पर हम लोगों ने इस सेक्शन में देखा कि कब एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। जैसे सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या था, सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 में था कि लव एंड अफेक्शन में और नियर रिलेशन में कोई एग्रीमेंट राइटिंग में होता है और रजिस्टर्ड होता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। जैसे अब यहाँ पे अगर ये फादर और सन के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, या फादर और डॉटर के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे अब ये अमाउंट की बात नहीं है, अब यहाँ कंसिडरेशन नहीं है फादर के लिए कोई, अब यहाँ फादर लव एंड अफेक्शन में अपनी डॉटर को ये घर देने का वादा वो प्रॉमिस करता है और इसको राइटिंग में करता है और रजिस्टर्ड करवा देता है। तो यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट है ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इसमें लव एंड अफेक्शन भी है और नियर रिलेशन भी है और राइटिंग में भी है और रजिस्टर्ड भी है। तो ये दो एग्जांपल थे कंसिडरेशन के कि कब कंसिडरेशन में हो जाएगा और कब विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, अब इसके दो एक्सप्लेनेशन आगे दिए गए हैं कि जो कुछ भी इस सेक्शन में दिया गया है वो जो गिफ्ट का जो प्रोविज़न है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो गिफ्ट वाला प्रोविज़न है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो वैसा ही चलता रहेगा। गिफ्ट में क्या होता है, एक डोनर होता है एक डोनी होता है, तो ये डोनर अपनी इच्छा से डोनी को देता है विदाउट कंसिडरेशन कोई भी गिफ्ट देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लॉ चलता है इन लोगों के बीच वो इफेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा सेक्शन 25 का, इतनी सी बात ये बताता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिकेट। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट में अगर कंसेंट फ्री है, मतलब अपनी इच्छा से जो प्रोमिसर है वो उसका जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो बहुत कम है अगर, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा उसको, क्योंकि वो कंसिडरेशन अमाउंट इनएडिकेट है, ठीक है। तो वहाँ पे इनएडिकेट होने के कारण उसको वॉइड नहीं किया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन ये है, इसका इलस्ट्रेशन है ए अपना घोड़ा बी को बेचने जा रहा है और घोड़े की कीमत तो 1,000 है पर वो अपना घोड़ा 10 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है ये वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कंसिडरेशन इनएडिकेट है इससे ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। हाँ, वो कोर्ट को एक ग्राउंड दे देगा, आगे बताया गया कि कोर्ट को एक ग्राउंड दे देगा कि कोर्ट ये उस पर डिटरमाइन करे, ये देखे कि कहीं वो जो एग्रीमेंट है वो ऐसा तो नहीं कि उसमें फ्री कंसेंट नहीं है और पार्टी उसमें कोवर्शन है, ठीक है, या अंडर इन्फ्लुएंस है। तो ये देखने का ग्राउंड दे देगी कोर्ट को कि अगर वो 1,000 की चीज़ 10 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में दे रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो अपनी इच्छा से दे रहा है कि नहीं। अगर वो अपनी इच्छा से दे रहा है तो वो वैलिड है, भले वो इनएडिकेट है, वो 1,000 की नहीं वो 10 रुपये में दे रहा है, ठीक है। तो भले वो 10 रुपये में अपनी चीज़ बेच रहा है, उसकी चीज़ें वो जितने में बेचे वो 5 रुपये में बेचे, 50,000 की चीज़ वो 5 रुपये में बेच दे, पर अगर वो अपनी इच्छा से बेच रहा है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। बस कोर्ट को एक ग्राउंड मिल जाता है ऐसे एग्रीमेंट में कि वो ये देख ले कि ये जो
एग्रीमेंट हुआ है वो कोअर्शन या अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू तो नहीं हुआ, उसमें फ्री कंसेंट है। अगर वो पार्टी अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी चीज़ कम दाम में बेच रहा है, ठीक है, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है, अपना घर है, वो अपना घर 50 लाख का घर है, वो अपना घर 50,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो भले वो 50,000 में 50 लाख का घर 50,000 में बेच रहा है, वो उसकी इच्छा है, ठीक है, और भले वो इनएडिकेट अमाउंट है, बस कोर्ट के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि कोर्ट ये ज़रूर देख ले कि कहीं यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ या फिर पार्टी को धमकाया तो नहीं गया है। तो ये सब है, ठीक है। बाकी इलस्ट्रेशन सब इजी है, तभी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी रेस्ट 1000, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। अब ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को 1000 रुपये देगा, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, और ना ही ये एग्रीमेंट राइटिंग में है, ना ही रिटर्न है, ना ही इनमें कोई लव एंड अफेक्शन है, ना ही कोई नियर रिलेशन है, कोई भी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक चीज़ होती भी तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं, चारों चीज़ होनी चाहिए, राइटिंग में भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और लव अफेक्शन भी होना चाहिए, और पार्टीज़ के बीच नियर रिलेशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट जो होगा ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देख चुके हैं कि एक फादर ने नेचुरल लव और अफेक्शन में प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि वो 1000 रुपये देगा, और बाद में फादर ने अपनी प्रॉमिस को राइटिंग में भी कर लिया और रजिस्टर भी कर लिया। तो यहाँ पे वो सारे ग्राउंड्स हैं सेक्शन 25 के सब क्लॉज 1 के, तो ये एग्रीमेंट, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इन लोगों के बीच, ये वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये एग्रीमेंट वैलिड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अगर कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस है, ठीक है, सेक्शन 25 सब क्लॉज 2, एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कोई कार्य किया दूसरे व्यक्ति के लिए, और दूसरा व्यक्ति उसके कार्य के लिए उसको कंपनसेट करना चाहता है कि हाँ यार तुमने मेरी पर्स ढूंढ के दे दी, बदले मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट हुआ ये विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन ये वैलिड है क्योंकि ये जो उसके पास्ट वर्क है उसको कंपनसेट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा है ए सपोर्ट्स बी infant son, B promises to pay A expense in so doing, this is agree contract। अब ए बी के बच्चे की देखभाल करता है और अपनी इच्छा से देखभाल करता है, ठीक है, ए बी के बच्चे की देखभाल करता है, तो बी प्रॉमिस करता है कि वो जो भी खर्चा हुआ है ए का, वो उसको जो भी खर्चा होगा वो इसको देगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड होगा, ठीक है। और आगे ए ओस बी रस 1000 बट द डेप्ट इज बार बाय लिमिटेशन। अब ए ने, जो ए है वो बी के 1000 रुपये चाहता है, ठीक है, लेकिन जो अब बी के पास ऑप्शन था उसको कोर्ट में उसके ऊपर केस करने का, अब वो जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट में बाहर हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ए के ऊपर केस नहीं कर सकता। बाद में ए एक एग्रीमेंट दोबारा बी के साथ करता है, उस पर साइन करता है, राइटिंग में करता है और साइन करता है, और प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हें इस 1000 के बदले 500 रुपये दे देगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हम लोग सेक्शन 10 देख चुके हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी सेक्शन 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 10 में जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, और जो पार्टीज़ हैं वो कम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है, और कंसिडरेशन जो होगा वो फ्री कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो कहीं भी लॉ में बार नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग सारे ग्राउंड्स डिटेल में कवर कर चुके हैं इससे पहले के सेक्शन में, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये वाला हम लोगों ने देखा कि ए अपना जो घोड़ा है वो 1000 का उसका घोड़ा 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 10 रुपये में देने का एग्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। बस बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इनएडिकेसी, केवल कॉन्ट्रैक्ट इनएडिकेट है, यहाँ पे अमाउंट इनएडिकेट है, ठीक है, इस कारण से ये कंसिडरेशन इनएडिकेट है, इस कारण से ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन अपर्याप्त है तब भी ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। आगे ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ रेस 1000 to 10, ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन। अब यहाँ पे ए ने अपना घोड़ा जिसकी कीमत 1000 की थी 10 रुपये में बेच दिया बी को, ठीक है, पर बाद में ए इस बात से मुकर जाता है कि जो उसकी कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो अगर ए मुकर गया कि उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो फिर ये तो कोर्ट के पास ग्राउंड हो जाएगा कि यार फ्री कंसेंट तो नहीं होगी, तभी वो 1000 की चीज़ 10 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे जो इनएडिकेसी है किसी भी कंसिडरेशन में, अगर की इनएडिकेसी है वो, अगर कंसिडरेशन का अमाउंट जो भी है, अमाउंट या सर्विस, कंसिडरेशन अमाउंट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, वो अगर इनएडिकेट है, अपर्याप्त है, तो ये जो फैक्ट होगा वो कोर्ट के पास एक ग्राउंड दे देगा कि कोर्ट इस ग्राउंड पे कोर्ट को चाहिए कि वो ये देखे कि कंसेंट फ्रीली ली गई है या नहीं, मतलब जो उसने अपनी सहमति दी है वो स्वतंत्र सहमति है कि नहीं। फिर हम लोगों ने अब ये सारे रजिस्ट्रेशन देख लिए। अब ये केस लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी BRF में ना हो तो नोट कर लीजिएगा। ये राज लकी वर्सेस भूतनाथ, इस केस में कोर्ट ने बताया कि भले ही पार्टीज़ के बीच नियर रिलेशन है, ठीक है,
लेकिन अगर उसमें म्यूचुअल लव और अफेक्शन नहीं है तो वहाँ पे वो जो एग्रीमेंट होगा ऐसी सिचुएशन में वो वॉइड होगा, ठीक है। भले क्लोज रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ वाला जैसे हम लोगों ने वाइफ थे तब भी क्लोज रिलेशन तो था, लेकिन उस टाइम उसमें लव एंड अफेक्शन नहीं था, उसमें उन लोगों के बीच लड़ाई थी, क्वारल था। तो क्वारल के चलते हस्बैंड ने कहा था कि तुम मुझसे अलग रहो, मैं तुमको जो भी फिक्स्ड अमाउंट है वो मैं तुम्हें हर महीने देता रहूँगा। तो वहाँ पे ये जो कंसिडर एग्रीमेंट है वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लव एंड अफेक्शन नहीं है। तो यही इस केस में भी बोला गया है कि अगर उसमें लव एंड अफेक्शन नहीं है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, भले ही उसमें क्लोज रिलेशन है पार्टीज़ के बीच, ठीक है। तो सेक्शन 25 समझ चुके होंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक आगे के सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाले तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।